ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख लियो और कंफ्यूज हो कि भाई लीडर ने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या बोला, या फिर एडामेंटियम तो एमसीयू में आ गया है, इसका फ्यूचर क्या है, और ओवरऑल इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब है, तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। पहले मूवी में एडामेंटियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई एमसीयू के फ्यूचर के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूवी में अब ऑफिशियली रिवील हो जाता है कि सेलेस्टियल की जो बॉडी छूटी थी इटर्नल्स की मूवी में, वो एडामेंटियम नाम के मेटल से ही बनी है। एंड साथ ही कॉमिक बुक्स के जैसी ही मूवी में भी कंफर्मेशन दे दी जाती है कि भाई ये जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ वाइब्रेनियम से भी ज्यादा है, मतलब ये वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। एंड ऑब्वियसली ऐसे मेटल के लिए पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पड़ा है, जिसके अराउंड मूवी में मेजर पॉलिटिक्स दिखाई गई है। बट हाँ, बाय द एंड ऑफ द मूवी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है एंड एक ट्रीटी बन जाती है जिसमें पूरा वर्ल्ड ही ये मेटल यूज कर पाएगा एंड खुद को डेवलप कर पाएगा। वैसे बता दूं कि मूवी में इस पॉलिटिक्स के अराउंड इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था एंड लिटरली हमें जो यहाँ इंडिया का पीएम दिखाया गया वो अपने कपड़ों से मोदी जी से काफी सिमिलर फील होगा। अब देखो ये एडामेंटियम एमसीयू के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओजी मार्वल फैंस जो हैं एक्समैन की मूवीज जो देखते थे वो ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि एडामेंटियम का सीधा कनेक्शन होता है म्यूटेंट्स एंड एक्समैन से, जहां इलीगली स्मगल किया हुआ ये मेटल म्यूटेंट्स को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक्समैन वाले यूनिवर्स में ऑलरेडी इसका यूज वुल्वरीन को उसके मेटल क्लॉज देने के लिए कर दिया गया था। हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी इस वर्जन को देखा ही, इवन डेडपूल के अल्टरनेट वर्जन को भी इसका ही बना सॉर्ड दिया गया था, या X-23 के क्लॉज को ले लो। एंड और भी कई कैरेक्टर्स हैं एक्समैन के यूनिवर्स में जो कि एडामेंटियम से अपने पावर्स को एनहांस करते हैं। बट एमसीयू के मेन टाइमलाइन या मेन यूनिवर्स में, मतलब अर्थ 616 में, जो कि मेन कंटिन्यूटी का पार्ट है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उसमें इस मेटल का एब्सेंस था और स्लोली मार्वल वाले कुछ म्यूटेंट्स को कुछ टाइम से इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे, जैसे कि मिस मार्वल को ले लो या फिर नमोर को ले लो, जो कि ऑलरेडी कंफर्म है ऑफिशियली कि ये म्यूटेंट्स हैं। Kamala, there's something different in your genes, like a mutation. तो हाँ, इन फ्यूचर कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेंट्स एंड एडामेंटियम हमें कई सारे नए म्यूटेंट्स दे सकता है एंड ऑब्वियसली नया वुल्वरीन भी। वैसे भी खबर तो है ही कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का सॉर्ट ऑफ एक रीबूट हो जाएगा एंड म्यूटेंट सागा की शुरुआत होगी। ये म्यूटेंट सागा एडामेंटियम के बिना पॉसिबल तो है ही नहीं, तो इसलिए इस मूवी में एडामेंटियम पे इतना ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद मूवी के एंडिंग पे आए तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे कांड के बाद 30th थंडरबोल्ट रॉस ने एज प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया है एंड उसे एक प्रिजन में रखा गया है। अब आई गेस सबको याद नहीं होगा बट ये प्रिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद दिला दूं कि सिविल वॉर के एंडिंग में इसी प्रिजन में, जिसको एमसीयू में दी राफ्ट बोला जाता है, इसमें कैप्टन अमेरिका के टीममेट्स को रखा गया था और उन्हें थंडरबोल्ट रॉस ने ही कैद किया था, जिसमें ऑब्वियसली सैम विल्सन भी था। बट यहाँ इस मूवी में सब कुछ अब रिवर्स हो चुका है एंड थंडरबोल्ट रॉस यहाँ कैद है और उसको सैम विल्सन ने कैद किया है। पर हाँ, आई गेस थंडरबोल्ट रॉस को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो चुकी है। एंडिंग में बेटी रॉस के कैरेक्टर से उसका मिलना, उसका गिल्टी होना, उसका अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करना, ये दिखा देता है कि रेड हल्क अब अगेंस्ट में तो नहीं है। एटलीस्ट रेड हल्क ना हो, पर हाँ, थंडरबोल्ट रॉस अब किसी के अगेंस्ट में नहीं है। बंदा सुधर गया है, भले ही बुढ़ापे में। अब देखो इसके बाद इंटरेस्टिंग ये भी है कि इसी प्रिजन में लीडर को भी बंद करके रखा गया है एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंडिंग से हमें ये पता चल जाता है कि इसी प्रिजन में इवन हेलमेट जीमो भी है। तो क्या पता इन फ्यूचर इनका कुछ टीम अप जैसा हमें यहाँ देखने को मिल जाए। फिर हाँ, एंडिंग में ही एक और छोटा सा डिटेल दिया गया है जहां हम वॉकिन टॉरस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि करंट फैल्कन है एंड ऑब्वियसली उसका सूट डैमेज हो चुका है, जिसपे वो बोलता है कि भाई वकांडा से सैम का कनेक्शन तो है ही, तो क्यों ना वो अपने विंग के साथ फैल्कन के विंग को भी अपग्रेड करवा दे। तो हाँ, एज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर दोनों ही कैरेक्टर्स के सूट में अपग्रेड होगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। इनको अपने टॉयज बेचने रहते हैं तो ये लोग सूट अपग्रेड करते रहते हैं। एंड फाइनली अब आ जाते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहां सैम विल्सन लीडर से बात कर रहा होता है। अब ऐसे अभी तक जिसको नहीं समझ में आया कि ये लीडर का कैरेक्टर कहां से आ गया, तो बता दूं कि ये बहुत पुराना कैरेक्टर है। नहीं समझ में आया तो ये वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। लीडर यहाँ पे सैम को वार्निंग देते हुए बोलता है कि मैंने अपने प्रोबेबिलिटीज में कुछ देखा है। तुम्हें लगता है कि तुम सारे सुपर हीरोज जो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम अकेले हो ऐसा करने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि यही सिर्फ एक दुनिया है? मैं भी देखूंगा कि तुम कैसे अपने इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाओगे जब तुम्हें अदर्स से इन्हें बचाना होगा। एंड इस सीन के बाद मूवी का एंड हो जाता है। अब लीडर की बातों से क्लियर हो जाता है कि भाई वो यहाँ मल्टीवर्स की बात कर रहा है और सीक्रेट वॉर्स जो इन फ्यूचर होने वाला है उसका हिंट सैम को दे रहा है। वो यहाँ क्लियरली वेरिएंट्स को भी मेंशन करता है कि कैसे उसके जैसे और भी हीरोज हैं एंड हमने एमसीयू में ऑलरेडी कई सुपर हीरोज एंड विलेंस के वेरिएंट्स को देखा ही है।
स्टार्टिंग विथ लोकी, फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, फिर नो वे होम एंड मोस्ट रिसेंटली डेडपूल एंड वुल्वरीन। एंड हमने इवन डिफरेंट यूनिवर्स या कह लो डिफरेंट वर्ल्ड को भी देखा है, जैसे अर्थ 838 जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था। इवन द मार्वल्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी एक अल्टरनेट अर्थ दिखाया गया है जिसमें बीस्ट भी था। एंड इवन फैंटास्टिक फोर की जो अपकमिंग मूवी है वो भी एक सेपरेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। तो हाँ, लीडर यहाँ इसी का हिंट देता है और बोलता है कि दूसरों से कैसे अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करोगे, मैं भी देखता हूँ। एंड इस लाइन से उसका सीधा मतलब ये है कि सीक्रेट वॉर्स में इनकर्जन होगा, उससे अर्थ के सुपर हीरोज कैसे प्रोटेक्शन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखो सिंपल में समझाओ तो इनकर्जन बोले तो जहां दो अर्थ आपस में कोलाइड होने लगते हैं एंड इसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि दूसरे वाले अर्थ को टकराने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एंड इसी में वॉर होता है जिसमें दोनों ही अर्थ के सुपर हीरोज जो कि वेरिएंट्स हैं आपस में ही भिड़ जाते हैं अपने अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। बेसिकली आयरन मैन का वेरिएंट आयरन मैन से लड़ रहा होता है या फिर स्पाइडरमैन का एक वर्जन दूसरे वर्जन से लड़ रहा होता है। वैसे ही कुछ हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा ही। एंड इसको ऑब्वियसली अब फैंटास्टिक फोर के साथ स्लोली सेटअप किया जाएगा जहां डॉक्टर डूम का हमें इंट्रोडक्शन मिल सकता है। फिर अवेंजर्स डूम्सडे के साथ हम लोग सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हाँ, लीडर यहाँ फ्यूचर में होने वाली इसी इवेंट की बात कर रहा है। पर क्वेश्चन तो आता ही है कि भाई लीडर को इन सब के बारे में कैसे पता, जिस पर अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये कैरेक्टर सुपर इंटेलिजेंट है। मूवी में कई बार दिखाया गया कि कैसे वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को ऑलरेडी गेस कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग करता है। एंड ऑब्वियसली मूवी में उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ भी था, उसने खुद आके अपने आप को सरेंडर किया था, वो कभी हारा नहीं एंड उसने थंडरबोल्ट रॉस को सबके सामने एक्सपोज भी कर दिया। बेसिकली मूवी कैप्टन अमेरिका की थी, पर हाँ अपना विनर लीडर ही रहा, उसे हारते हुए मूवी में नहीं दिखाया गया है। थंडरबोल्ट रॉस ने लीडर को हल्क के ब्लड से एक्सपोज होने के बाद गामा रेडिएशन से मल्टीपल टाइम एक्सपोज किया, जिससे उसमें सुपर स्ट्रेंथ तो नहीं पर हाँ सुपर ब्रेन जरूर आ गई। एंड इसी एनालिटिकल थॉट के साथ मे बी उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो जिससे उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है एंड इन फ्यूचर इसके चलते एक लड़ाई हो सकती है। ऑब्वियसली एमसीयू में ऑलरेडी कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो कि मल्टीवर्स की तरफ क्लियर हिंट भी देते हैं, लाइक नो वे होम। तो आई गेस लीडर के लिए ये सब प्रेडिक्ट करना उतना मुश्किल होगा नहीं। तो हाँ, ये था ब्रेव न्यू वर्ल्ड की पूरी एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इस मूवी का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मूवी को अच्छे से समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।